सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 2019 का आखिरी दिन है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं अब अगले साल से, हमेशा की तरह। आज के हम इस शो में, स्पेशल शो हमारा ये होगा अब पता चला का, जिसमें हम 2019 का भी जायज़ा लेंगे और ख़ास तौर पर जो 2019 में अवामी मुश्किलात रही हैं और उसमें ज़ाहिर है माशी तौर पर पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा, आम आदमी पर बड़ी मुश्किलात आई, उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन साथ ही 2020 में क्या होने वाला है, 2020 में बड़े बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान के क्या हैं, क्या उम्मीदें हैं और किस हद तक पाकिस्तान इनसे निपट सकेगा, इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दिल थाम लीजिए, 2019 जो आप पर बीती उसकी एक झलक मैं आपको सुनाने वाला हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम देखते रहते हैं कि हमारे साथ क्या गुजर रही है। बिजली के टैरिफ में 18.5% इजाफा हुआ और इसके अलावा साल में अगर हम देखें महंगाई की शरह वो 12.7% पर पहुंच गई। इतनी ज़्यादा महंगाई, और ये हुई जी नवंबर में 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर गई, 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर नवंबर के महीने में 12.7%। और ये इदादो शुमार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इदारा शुमारियात के सरकारी इदादो शुमार हैं और इनके मुताबिक ईंधन की कीमतों में 16% इजाफा हुआ है, यानी जिसमें पेट्रोल, गैस वगैरह। सेहत की सहूलियात में 16% इजाफा हुआ है। बिजली के टैरिफ में 18.5% मैंने आपसे अर्ज़ किया। इसके अलावा चीनी की कीमत 33% बढ़ी है और दालों की कीमत 54%। इसके अलावा आलू 42%, ताज़ा सब्जियों में 40% तक इजाफा हुआ है। आटा 16%, मसाला जात 19%, खुर्दनी तेल 16% महंगा हुआ है। ये चंद चीज़ें हैं। इसके अलावा बिजली की अगर सिर्फ बात कर लें हम तो 15 बार बिजली महंगी हुई है, 15 बार, और 570 अरब रुपए का इजाफी बोझ आम आदमी पर यानी आप लोगों पर डाला गया, क्योंकि सर्कुलर डेट रुक नहीं रहा। अब भी ये तकरीबन 1500 अरब रुपए तक है, अगरचे इसको महीने में 38 अरब रुपए था ये सर्कुलर डेट, और इसको 10 अरब रुपए तक ये मौजूदा हुकूमत ले आई। असद खरल साहब, 2019 तो बड़ा ही मुश्किल साल था। 2008 और उस दौर की यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई, लेकिन वो मुश्किल जब गुजर जाती है, इंसान पर नई मुश्किल आती है, वो लगता है कि ये ज़्यादा बड़ी मुश्किल है, वरना ये हालात उस दौर में भी रहे थे, इतनी ही महंगाई थी। देखिए उसामा साहब, अब मौजूदा जो हुकूमत है, पिछले 30-40 साल का अगर आप अहाता करें तो उसमें ज़्यादातर जो हुकूमतें रहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, और बीच में काफ लीग की भी हुकूमत आई। अब ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, जो PTI की हुकूमत है मरकज़ में, ये सूबों में बहुत सारे लोगों को उम्मीदें दिलाई गई, बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें बांध लीं कि ये जब हुकूमत आएगी तो अवाम की किस्मत बदलेगी। और ख़ास तौर पे इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो ये लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने बात ये रटा दी, बावर करा दी, और लोग ये समझना शुरू हो गए कि वो कहते थे कि जब मुल्क के हुक्मरान अगर गैर मुल्की कर्ज़े ले रहे हों तो इसका मतलब ये है कि वो करप्शन कर रहे हैं, वो फंड्स के अंदर खुर्द बुर्द कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं उन्होंने बात की कि जब उन्होंने कहा कि बिजली में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, डॉलर जो है उसकी कीमतों में इजाफा, रुपए की कदर में कमी होती है, तो इसका मतलब है कि आपके हुक्मरान करप्ट है। अब ये वो सारी जो चीज़ें करते रहे और उस चीज़ों की वजह से लोगों ने उनको वोट दिए, तो जो अमली उसका जो अमल हुआ उसका हुआ, जो लोगों को रिलीफ मिलना था, जो लोगों को टैक्स के हवाले से रिलीफ मिलना था, बिजली के बिलों के हवाले से रिलीफ मिलना था, गैस के बिलों के हवाले से रिलीफ मिलना था, पेट्रोलियम की मसनूआत में कीमतों के इजाफे के हवाले से रिलीफ मिलना था, डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से और रुपए की बेकदरी के हवाले से, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अमली जो उसके अमल जो है उसके बिल्कुल बरक्स है। और महंगाई का जो एक तूफान है, जो आपने कहा कि वो पार्टी की हुकूमत हो, वो नून लीग की हुकूमत हो, मेरा ख्याल है कि इतना तो ज़्यादा उधर भी तूफान नहीं आएगा महंगाई का। अब ये मुझे नहीं पता
अब इमरान खान साहब या उनके जो तर्जमान हैं, यार्ड स्टिक ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स बेहतर भी हैं। जो ज़र मुबादला के ज़खायर की अगर बात की जाए, अगर आप जो पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से बात की, जो करंट जो डेफिसिट है, जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इंडिकेटर तब उसका इम्पैक्ट जब आम आदमी पर नहीं आएगा। और वही डॉक्टर साहब 2020 तो आम आदमी को इन इंडिकेटर से क्या फायदा। मैं 2020 पर आऊंगा। पहले बाबर डोगर साहब, ये भी तो ज़हन में रखें, फिरदौस आशिक कमान साहबा ने जो खरल साहब ने बातें की कई पॉजिटिव भी हैं, लेकिन महंगाई अपनी जगह। मैं एक जगह पढ़ रहा था और मैंने ज़रूर हैरान हुआ कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि बहुत सी चीज़ों में वाकई तब्दीली आई है। मैं इस हुकूमत को माइनस भी कर दूं अगर उसमें से, तो देखें कि चंद साल पहले तक दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क पाकिस्तान था। आज 2020 के लिए कहा जा रहा है सियाहत के लिए दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुल्क चंद साल पहले दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क हो और चंद साल बाद उसको कहा जाए कि यह बेहतरीन मुल्क है सियाहत के लिए। इसमें बेहतरी आई है। अब 2019 यकीनन मुश्किल साल था और इमरान खान साहब कहते हैं मैं 5 साल गिनाता रहूंगा कि हमें हालात क्या मिले थे। अब ये 1,500 अरब रुपया अगर सर्कुलर डेट है तो उसको उतारने के लिए बिजली तो महंगी करनी पड़ेगी, वरना तो बिजली मिलेगी ही नहीं। तो फिर किधर जाए हुकूमत, क्या करे फिर। उसामा साहब, आपने ये कहा कि दुनिया का बेहतरीन मुल्क है सैरो सियाहत के लिए पाकिस्तान। जी 2020 इसमें फेडरल गवर्नमेंट की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? सर ये तो आप कह रहे हैं पाक फोर्सेस को, अफवाज पाकिस्तान को, ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद को, जिन्होंने अपनी जानें देके, जिन्होंने लड़कर, जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी का कलाकुमा किया, इसका इस गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है? वो तो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन था, पिछले 5 साल से वो ऑपरेशन चल रहा था। उससे पहले ऑपरेशन रद्दुल फसाद था, उससे पहले एक और ऑपरेशन चल रहा था, वो क्या नाम था उसका, ज़रबे अज़ब चल रहा था, और उसमें दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। और उसके बाद अल्टीमेटली पाकिस्तान का इंडेक्स जो है इम्प्रूव हुआ। इसमें इस गवर्नमेंट ने क्या किया? मुझे बता दें कि कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कोई नई पॉलिसी लेके आई हो, नई प्लानिंग लेके आई हो? इकट्ठे चलते हैं ना सिविल मिलिट्री रिलेशन, ऐसे तो नहीं हो सकता। सर ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन था जिससे इस हुकूमत ने ये भी तो नहीं किया कि मियां साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने जो करना था, साहब ने कहा नहीं ऑपरेशन करना है दहशतगर्द के खिलाफ, वो कहते थे मुज़ाकरात करने हैं, तो इन्होंने फौज को भी तो कहा ना कि मैं किसी गवर्नमेंट का, मैं देखिए जिसका क्रेडिट बनता है उसको देना चाहिए, जिसका क्रेडिट नहीं बनता उसको नहीं मैं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा डेट था, पैसा था नहीं, फाइनेंशियल क्रंच था, ये था वो था, हमने लोन देने थे, हमें लोन लेना पड़ गया, खजाना खाली था, सारी चीजें थी। और सरकार ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन तो दे सकते थे, अच्छी गवर्नेंस तो दे सकते थे, कहते अफसरों से अपने दरवाजे खोलो, ईमानदार बंदे लगाते, वो लोगों को रिलीफ दे सकते थे, महंगाई पे काबू पा सकते थे, ये चीजें तो कर सकते थे। गवर्नर हाउस में जो वादा किया था कि औरतों की यूनिवर्सिटी बनेगी, क्यों नहीं बन सकी? हाँ, ये भी पिछली गवर्नमेंट की तरह शहबाज शरीफ आया जी 8 क्लब रोड को मैं कॉलेज बना दूंगा लड़कियों का, वो भी बाद में दौड़ गए। ये है कि ना हम ये कर देंगे, ये भी नहीं कर सके। चीफ मिनिस्टर जी ऑस्टेरिटी, आज मुझसे कोई कह रहा था जी शहबाज शरीफ के तो 5 कैंप हाउस है, तो ये सीएम जो है इन्होंने खर्चा कम किया, इनके तो कैंप हाउस है ही नहीं है। सही, जरा आप फिर मुझे बता दें कि कौन सा कैंप हाउस इन्होंने खत्म किया। आप इतने वसूख से कह रहे हैं जी, तो मुझे बताएं तो सही कौन सा कैंप ऑफिस जो है कम किया है? जाती उम्रा मॉडल टाउन यही थे ना सर? उनकी तो देखिए सर यही थे ना। एक मिनट साहब की एक ही वाइफ है सर, वो एक ही घर इस्तेमाल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के फिर हर घर पे होता था कि जी सीएम का प्रोटोकॉल होता था ना, तो राइवल है उस तरह। मेरी यार सुन लें, आप ही बोले बादशाह, मेरी बात सुन लें। जी खान में जो घर था उसी तरह सरकारी उस पर पैसे लगा के बाढ़ लगाई गई है, उस तरह उतने 3000 लोग हैं उनकी सिक्योरिटी। और मेरी जान के टुकड़े, मेरी बात तो सुने। 3000 लोग हैं, जी खानदान ने अपना घर चलाया, ऐसे ना करें। 3000 मुल्तान में कैंप ऑफिस है, लाहौर में 90 शहरा कैंप ऑफिस है, लाहौर में सेक्रेटरीट कैंप ऑफिस है, A7 क्लब रोड कैंप ऑफिस है, पंजाब असेंबली में कैंप ऑफिस है, रावल डैम पे उनका कैंप ऑफिस है। कौन सा कैंप ऑफिस कम हुआ है सर? उतने ही लोग लगे हुए हैं, उतने हजारों की तादाद में अगर लगे हुए हैं तो मैं सवाल ये कि इतने कैंप ऑफिस रखने की जरूरत क्या है? क्यों इतने कैंप ऑफिस रखे हुए हैं? नहीं होने चाहिए, अगर है। अब मुझे नहीं पता, उतना ही है जितने उनके थे। हाँ, वहां पर अगर लाख रुपया खर्च आता तो यहाँ पे 25,000 आता होगा, 30,000 आता होगा। मेरा तो सवाल ये कि इन्होंने डीजी खान में जो इनका अपना घर है उसकी सारी रेनोवेशन हुई है? कौन कहता है नहीं रेनोवेशन हुई? मुल्तान में रेनोवेशन हुई है। असल चीज ये थी उसामा साहब कि गवर्नेंस बेहतर की जाती, यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स आती, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आती, ब्यूरोक्रेसी डिलीवर करती। सर अब ब्यूरोक्रेसी पंजाब की आप मान जाएं
कि बहुत बेहतर, अभी उसको चेंज हुए भी तो हफ्ता हुए हैं, कोई 2-3 महीने आप दे दें, नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं, नए साल सर आप 2019 की बात कर रहे हैं ना, वो तो फिर 2020 की बात चली जाएगी ना, वो अगले साल डिस्कस करेंगे। आप 2019 को डिस्कस करें, ये मैं मानता हूं। 2019 में मुझे बता दें कि पंजाब की गवर्नेंस में क्या इंप्रूवमेंट आई, पंजाब की इकोनॉमी में क्या इंप्रूवमेंट आई, मैं आपको फिगर से साबित करता हूं। 5 साल मिलते हैं हुकूमत को, किसी भी हुकूमत को, तो पहले साल में वो आकर कोई भी नहीं कह सकती है। कर रहे हैं, मैं गलती से समझे शायद 2019 का कर रहे हैं। नहीं 2019 का ही है, मेरा ख्याल है कि शायद आपने तो ऐसे कहा कि 2019 में सब जो बुरा हुआ है, आपने कहा कि उसके बाद अब उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती कि जैसे ये कुछ। सर मुझे कोई अच्छा होता हुआ नजर नहीं आया, मुझे वो इमरान खान साहब ने 100 दिन की बात की, 100 दिन चले 1 साल निकल गया, अब आप 5 साल की बात करें, 5 साल में आप कहेंगे 5 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं, 25 साल होने चाहिए कम से कम। नहीं, मैं नहीं ऐसा कहूंगा, मैं कहता हूं मेरी एक बात मानता हूं, पहली ईंट तो आप रखते हैं ना इमरान खान साहब, पहली ईंट तो आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर वो बुज़दार साहब की शक्ल में वसीम अकरम प्लस आपने इतने बड़े बुलंद बाग दावे किए और सर पर लाके बिठा दिया वसीम अकरम प्लस, जो फिर आपने उसको अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। हालात ये हैं कि उसको चलाने के लिए आपको सारी गवर्नेंस चेंज करनी पड़ी। 2019 में 3 आईजी चेंज हुए, ये है, 3 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, मॉडल टाउन के 10 असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हुए, उसके बाद डीजी खान के कुछ 6 कमिश्नर चेंज हुए। असद खरल साहब रोते रहे यहाँ पर स्टोरियां दे दे के, जी फलाना कमिश्नर खा गया, फलाना कमिश्नर खा गया, फलाने को पैसे दे के तैनात करवाया गया, यहाँ पर मिनिस्टर को पैसे दे दे के लगवाया गया। ये तब्दीली का साल था, ये गुड गवर्नेंस थी। आप ये हमें देनी थी गुड गवर्नेंस। सड़कों के हालात है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। चले मैं यहाँ तक मानता हूँ कि ठीक है जी, शहबाज शरीफ के दौर में 650 अरब का डेवलपमेंट का बजट था, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में आ गया 200 अरब। 200 अरब में इनकी कैपेसिटी 200 अरब खर्च करने की भी नहीं है। चले जी 100 अरब रुपया भी ये बड़ी मुश्किल से खर्च कर सके। लेकिन मसला ये है कि अभी आप 8 महीने गुजर गए हैं 2019 के बजट आए हुए, ये इनकी यूटिलाइजेशन आपको मैं बताऊं तो शर्म आएगी, 15% भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। सर वो ब्यूरोक्रेसी ना साथ तेरी डरी हुई थी, अब सर ब्यूरोक्रेसी डरी नहीं शुरू हो जाएंगे। उस्तामा साहब जो ये कहता है गलत कहता है, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं। मेरे सर डोगर साहब आप पूछ रहे चीफ सेक्रेटरी ने कहा जो तुम्हें डर लगता है ना साइन करते हो, फाइल साइन करके मेरे पास भेजो, मैं साइन करता हूं। आगे की बात करते हैं, मैं पहले शुरू की बात करने। चले ठीक है, मुझे तो सर मान लेता हूं, एक मिनट मुझे आगे आ जाए ना सर, आप तो सारा प्रोग्राम गुजार देंगे इसमें। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेता हूं, पहले 1 मिनट। ये जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने बुलंदोबाग दावे किए कि जनाब वो सारे अफसर जो पिछले 10-10, 15-15 साल से पंजाब में तैनात हैं वो बाहर जाएंगे, उनमें से कोई एक यहाँ पर नहीं होगा। हमने कहा जी तब्दीली आ गई है, नई गवर्नमेंट है, अब वो सिफारशी कल्चर नहीं चलेगा, ये सारे अफसर बाहर जाएंगे। सरकार एक बंदा ये बाहर नहीं भेज सके, कोई एक बंदा बाहर नहीं भेज सके। तो आप कहते हैं जी नूली के बंदे, ओ भाई ये तो खुद एक अफसर तो एक ट्रांसफर की मार होता है। एक बंदा कहता है मैं नहीं साइन करता, मैं नहीं काम करता, बलूचिस्तान भेजे उसको भेजे एक कोयटे, कैसे नहीं साइन करेगा सर? अगले साल कैसे नहीं काम करेगा? मेरा मतलब ईमानदार अफसर लगाए आप खुश हो जाएगी। तहरीके इंसाफ वाज अ फेलियर इन 2019, बस आप खुश हैं 2019 में? मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इमरान खान साहब ने जो हमें जो खुशगवार किस्म के ख्वाब दिखाए थे, जो हमें दिल फरेब ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब जो थे वो दिल फरेब तो नहीं, अलबत्ता 2019 में वो खौफनाक ख्वाब रहे अवाम के लिए। अब ख्वाब दिखा रहे हैं अब वो कहना शुरू हो गए पिछले 1-2 हफ्ते से कि 2020 ग्रोथ होगी। असद खलल साहब, पहले मैं मुश्किल सवाल पूछ लेता हूं। चैलेंजेस पाकिस्तान को बहुत से होंगे 2020 में। भारत का मसला, मकबूजा कश्मीर का मसला है, अफगानिस्तान में अमन लाने का मसला है, मीशत का है, अब डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, ये पाकिस्तान के बड़े बड़े चैलेंज होंगे। सीपैक को आगे ले जाना 2020 में ये BRT पेशावर मुकम्मल हो जाएगी? जिस तरीके से डेडलाइनें तो मेरे बहुत सारी गुजरी हैं, पीछे मार्च में आई, दूसरे साल आई, सर 3-4 तो गुजर गई हैं। क्योंकि मैं तो इस पे नहीं कुछ कह सकता। नहीं ये ना करें खरल साहब, मार्च 2020 है, चले आप ये कहते हैं 2020 में मुकम्मल है, मैंने तो इतना आपसे आसान इतना वक्त दिया आपको। देखिए मार्च की डेडलाइन है, आप कहते हैं चलो जी 2020 भी आ जाना है, हम भी इधर होंगे, प्रोग्राम भी हो रहा होगा। तो मेरा जो असेसमेंट है ना, मे बी आई रॉन्ग, कि मार्च 2020 तक भी BRT के ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि अब ये इसकी कौन सी डेडलाइन है, कब 2020 तो मुकम्मल हो जाएगी। मार्च छोड़ दें, कुछ दिसंबर तक, उसके बाद 8-9 माह हैं, तब तक तो मुकम्मल हो जाएगी। तो उस वक्त तक आपको पता है इसका तखमीना जो अब कितना बढ़ चुका होगा? सर अभी 49 अरब पहले था, अब 68 अरब तो अब तक हो चुका है।
68 अरब रुपया हो तो चुका मार्च के बाद फिर 49 देखिएगा कि ये 100 अरब से किस तरह क्रॉस करता है और क्या मामला है। मामला ये है कि उसामा साहब, ये पिछली जब KPK में हुकूमत थी PTI की, उस वक्त का ये मनसूबा है। ठीक है, वो कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे लॉस है, सब्सिडी है, वहाँ पे उसमें प्रॉफिटेबल मनसूबा है। एस्केलेशन चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों को वहाँ पे जो परेशानी है, खंदकियाँ आपने खोद के रख दी हैं, डस्ट, गर्दो गुबार, ट्रैफिक जो है, मसाइल। तो अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, वो आप किसी को एक्सपर्ट को ले लें, मतलब एक चले ये तो एक चीज होगी ना। ओवरऑल देखते हैं 2020 में। आज तो फिरदौस आशिक खान साहिबा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लंबी चौड़ी, उसमें सारा बताया कि हमने ये किया। लेकिन अब 2019 में तो मैं समझता हूँ उड़ा के रख दिया बाबर साहब ने जो कुछ हुआ। 2020 में आगे एहसास प्रोग्राम आगे बढ़ना है, उसमें नौजवानों के लिए रोजगार के मौके हैं, उनके कर्जे, बाबर साहब आप हंस रहे हैं, क्या नहीं है? 100 अरब रुपया उन्होंने उसके लिए रखा हुआ है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ग्रोथ 2020 में होगी। तो आपको नहीं लगता खरल साहब कि ये सब होगा? अफगानिस्तान, भारत का चैलेंज है, मईशत का है, डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में आ रही है, सियाहत को फरोग देने की बात हो रही है, तो 2020 में चीजें में नजर आएंगी। और अब लोगों को रिलीफ का टाइम आ गया। उन्होंने कहा 2019 था स्टेबलाइजेशन का, मुश्किल फैसले अपने जो लेने थे ले लिए, अब हम आवाम को रिलीफ देंगे 2020 में। अल्लाह करे जी, हम तो यही दुआ गो हैं। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है, हम तो उस पर देख रहे हैं कि उसमें तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मायूस हैं। सर अभी ख्वाजा सराओं के लिए सेहत कार्ड कल अनाउंस किया गया है, ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है। एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया जिसमें बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको बढ़ाया जा रहा है। नौजवानों के लिए कर्जे हैं, स्टार्टअप्स के लिए मैं पढ़ रहा था उनके लिए है। ये सब तो चीजें आगे चल रही है ना, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। साहब जब चलेंगी तब की बात है सर, हो रही है। फिर ये कहेंगे जी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ तावन नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है, वो कर रही है। जब मटेरियलाइज होंगी, हेल्थ कार्ड सुनते सुनते भी पूरा साल गुजर गया, अभी तक तो उसका इजरा नहीं हो सका। इसी तरह से वो 50 लाख घर देने थे, पता नहीं वो कहाँ पर बन रहे हैं और कब मिलेंगे। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, नौकरियां तो क्या देनी है, लोग बेताशा जो है वो नौकरियों से फारिग हो गए हैं, बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। आप डारों की डारे लड़कों की बेरोजगारों की फिर रही हैं और वो बेचारे नौकरी तलाश करते फिर रहे हैं। कोई नौकरी नहीं है यहाँ पर। हालात ये हैं कि बजट, डेवलपमेंट का बजट है कोई नहीं है, पैसा गवर्नमेंट के पल्ले है कोई नहीं है। जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। इंटरनेशनल जो अदारे हैं, जो बड़े बड़े जो वो है वो अपना स्टाफ यहाँ से कम कर रहे हैं। सर एक्सपोर्ट में 2% इजाफा हुआ है, 2% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। उसामा साहब, वो इजाफा जो है, डॉलर जो है आपका महंगा हुआ है, इसकी वजह से दुनिया का फोकस इधर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये इसका फ़ायदा तो तब होगा कि आपके पास प्रॉपर मशीनरी हो, बाहर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आपके पास कैपेसिटी हो, एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो मशीनरी नहीं है। लोग जो आपने इंपोर्ट पे वैसे ही वो लगा दिया, इतने हैवी टैक्सेस ड्यूटीज लगा दी हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, वो रो रहा है। आपने जो कर्जा लेने के लिए आपने शरह सूद बढ़ा दी है, आप सूद ले नहीं सकते। तो आप ये बहुत बड़ी हर्डल्स हैं। किस तरह से इंडस्ट्री लगेगी? कौन इंडस्ट्री लगाएगा इतनी शरह सूद पे कर्जा लेके, अब इंपोर्ट इतनी ड्यूटी दे के? किस तरह से आपके बारे में आएगा कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं? हाँ, ये हुआ है कि डॉलर महंगा हुआ है। जब डॉलर महंगा हुआ है, रुपये की कीमत गिरी है, तो लोग बांग्लादेश से पाकिस्तान की तरफ टेक्सटाइल में फोकस बढ़ा है। लेकिन मसला ये कि टेक्सटाइल की कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। बिजली भी इतनी महंगी, गैस महंगी हो गई है, तो सर आप कौन सी दुनिया दिखा रहे हैं? किस दुनिया में आएंगे? टैक्स की सूरत में टैक्स पैसे आ रहे हैं, देंगे ना बिजली पे। टैक्स तो तब देंगे जब इंपोर्ट आएगी। इंपोर्ट तो आपकी खत्म हो गई, डायरेक्ट टैक्स बंद हो गई। ताजरों से लेने की बात हो रही है। अब ये 31 जनवरी को खत्म हो जानी है वो डेडलाइन, और उसके बाद ये आईडी कार्ड की शर्त आ जाएगी 50,000 पर। और अभी 2 लाख को नोटिस मार्च में चले जाने हैं एफबीआर की तरफ से। तो पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर बिजली सस्ती होगी ना, पेट्रोल सब कुछ गा हुआ क्या है मुझे वो बताएं। सब आपने बात कर दी 2019 की, अब 2020 की बात हो रही है। इसमें तो हम आगे की बात ही करेंगे ना। उसमें आप ये तो देखिए 2019 के तनाजुर में अगर मैं देखूं ना, तो सर 2020 जो है ना, इसमें भी मुझे इस तरह से चीजें नजर नहीं आ रही जिस तरह से आप जो ख्वाब आप दिखाए जा रहे हैं ना, आप दिखा रहे हैं कौम को। सर मैं नहीं दिखा रहा, मैं तो हुकूमत के बता रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं आप उस पर एक यकीन करने को तैयार नहीं है। उसामा साहब, फेडरल कैबिनेट आपके सामने है, प्रोविंशियल कैबिनेट्स आपके सामने है। क्या इन लोगों की कैपेसिटी है कि ये डिलीवर कर सकें? क्या फेडरल मिनिस्टर्स की कैपेसिटी है कि वो डिलीवर कर सकें? वो इस काबिल है ही नहीं। उनसे जितनी स्टेटमेंट दिलवानी है दिलवा दें। इमरान खान बेचारा अकेला क्या करेगा? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मतलब एक बंदा नीयत वाला उसके साथ नहीं बैठा हुआ। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं,
जहां पर इमरान खान का अपना रोल आता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की साख बेहतर हुई है, इस चीज को मैं मानता हूं। यूएनओ में गया, उसने पाकिस्तान का केस भरपूर तरीके से, कश्मीर का केस लड़ा। वो जहां जहां गया उसने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव, और वही इमरान खान वो शाबाश दे रहा है कारकर्दगी पर। वही इमरान खान कह रहा है कि इन्होंने बहरान से निकाल दिया मुल्क को, और 2020 में वो कह रहे हैं हम ग्रोथ जाएंगे। अगर मुलाजमतों के सर बाहर की दुनिया के लिए तो इमरान खान बहुत अच्छा फेस है। पाकिस्तान का एक भरपूर एम्बेसडर है, जबरदस्त किस्म का एम्बेसडर है सारी दुनिया में। लेकिन इंटरनली देखा जाए तो इमरान खान साहब की मैंने बाबर साहब 2020 का दिसंबर की आखिरी तारीख को 2020 में मैंने ये क्लिप निकाल लेना है, आपको दिखा देना कि आपने जो बात, तो मैंने भी आपका क्लिप आपको दिखाना है जी, ठीक है। मुझे वो क्लिप भी दिखाएं 2018, मुझे तो 2018 की क्लिप भी दिखाएं, वो 100 दिन के वादे भी दिखाएं, बेहतरीन गवर्नेंस भी बताएं, वो पुलिस रिफॉर्म भी बताएं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी बताएं, कहां पर वो गया था सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब सूबा, कौन सी 2019 से 2020 के दिसंबर का मुवाजना करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो एमक्यूएम को ऑफर की, अब इमरान खान साहब भी दौड़ लगा रहे हैं कि एमक्यूएम को मनाया जाए। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अजीबोगरीब सूरत हाल है कि नून लीग खामोश है लेकिन पीपल्स पार्टी पुरजोश है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने एमक्यूएम को बहुत बड़ी ऑफर की कि आप हमारे साथ आ जाएं, सिंध में हुकूमत में और मिनिस्ट्रियां ले लें और इमरान खान साहब को किस तरह माइनस कर दें हमारे साथ मिलकर। लेकिन उनको एक और बड़े इत्तेहादी की जरूरत है पीपल्स पार्टी, वो है नून लीग। लेकिन नून लीग की एक मरकजी रहनुमा मरीम औरंगजेब साहिबा 1.5 माह के लिए चली गई हैं मुल्क से, और वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ज़ाती तौर पर रवाना हो गई हैं। इसके अलावा जितनी भी कोई मीटिंग्स होनी थी नून लीग की, वो सब मनसूख कर दी गई हैं, चाहे वो 25 दिसंबर हो, जनवरी फरवरी में जो कुछ होना था सब खत्म। अब कहा जा रहा है कि जी मार्च के बाद, 2020 मार्च के बाद कोई नून लीग में कहीं कोई एक्टिविटी होगी। ये क्या हो गया है अचानक नून लीग को इतनी खामोशी क्यों? परवेज मुशर्रफ साहब के केस पर भी कोई रद्दमल खास नहीं आया सिवाय परवेज रशीद के। अता तारड़ साहब भी लंदन चले गए हैं, तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? खरल साहब, ये क्या है कि नून लीग बिल्कुल ही खामोशी में चली गई है, पीपल्स पार्टी उतनी ही एक्टिव हो रही है और वो तो हुकूमत गिराने की बातें कर रही हैं। एमक्यूएम वैसे आगे से कहा है कि नहीं, हमने कोई इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं किया। अब हुकूमत की तरफ से भी कमेटी का फैसला हो गया और वो जाकर मिल रही है एमक्यूएम से, और उनसे तहरीरी मुआहदों पर भी बात होगी और फंड्स के इजरा और बलदियाती इख्तियारात पर बात हो रही है। जिस पार्टी को, जिसकी क़यादत को मुंह मांगी मुरादें उसकी पूरी हो रही हों, तो अभी भी उनको एहतजाज करने की मुझे नहीं समझ आ रही क्या ज़रूरत है। देखिए, सजा याफ्ता नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह आज भी वहाँ पे घर में हैं, हॉस्पिटलाइज नहीं है, वो बाहर चले गए। मरियम तो अभी नहीं गई, शहबाज साहब अभी नहीं गई। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है ये मार्च तक इंतजार करेंगे, अगर मार्च तक इजाजत मिल गई मरियम को ठीक है, वरना फिर एहतजाज। मुतअद्दिद इंक्वायरियों के बावजूद, इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, रेफरेंसेस के बावजूद वो बाहर बैठे हुए हैं। उनके साहबजादे सलमान शहबाज अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उनका भी नाम है, वो बाहर बैठे हुए हैं। हमजा शहबाज साहब जो है उनके साथ भी जो ट्रीटमेंट आ रहा है, आपको होता ही जिस तरह हम कैदियों या हवालातियों से होता है वो तो नहीं होगा रज़ारी सर। मियाँ जावेद लतीफ़ को भी बुला लिया गया नैब में। अच्छा, अब बुला आनियाँ जानियाँ बस देखते जाएं, आप आनियाँ जानियाँ बस देखते जाएं। यार एहसन इकबाल गिरफ्तार है, आप क्या समझते हैं? आप ऐसे कह रहे हैं जैसे नून लीग को बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है। इमरान खान साहब ने आज भी कहा है कि एहसन इकबाल साहब का मतलब ये नहीं है कि एहतसाब नहीं होगा, वो कह रहे किसी को नहीं छोड़ूंगा। एहसन इकबाल साहब का लाहौर आ रहे हैं, उन्होंने जो कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो इसलिए वो नैब के हुकाम ये कहते हैं, चूँकि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोड ने भी कहा है कि कल उनकी चूँकि अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, स्टिचेज उनके खुलने हैं, तो इसलिए वो भी लाहौर आ रहे हैं। नून लीग की बाकी जितने भी आप देख लें लोग, नुसरत शहबाज साहबा जो है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहे हैं। वो अली इमरान साहब जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो बाहर हैं। फिर उसके उनके बाद साहबजादी जो है उनके हवाले से भी, उनके जो दामाद उनके हवाले से कुछ कंपनीज में वो डायरेक्टर है, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। हसन और हुसैन के हवाले से आप देख लें, इसाक डार साहब जो समधी हैं उनके, वो बाहर हैं। अता तारड़ साहब भी चले गए, पहले ही बाहर है, वो भी चले गए। अब मरियम साहबा जो आपको जो बात यहाँ से शुरू की है, तो वो भी मैंने कहा उनका चैनल ठहर गया। वो तुम पहले कह रहे हैं, वो ट्विटर उनका क्यों खामोश है? क्योंकि उस वक्त तक वो खामोश है जब तक वो बाहर नहीं चली जाती।
वो पूरी ट्रांजैक्शन उसके अच्छा, बाद मैं अपना हमजा शहबाज साहब जो है बाबर साहब आप इस वो बाहर आने वाले हैं, और जब हमजा शहबाज बाहर आने लगे, हाँ जी बाहर आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब फिर पाकिस्तान आएंगे। तो ये एक किस तरह तोड़ के क्या खबरें हैं, ये यही है कि नून लीग के लिए आपका ख्याल है बड़ी छूट हुई है इस वक्त? सर मरियम का ट्विटर क्यों खामोश है, मियां नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं, PMLN की सारी क़यादत क्यों खामोश है, राना तनवीर जो है ज़रा वो देखें, उनकी तरफ देखें, वो इतना एक्टिव क्यों है, वो किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करवा रहे हैं या कर रहे हैं। तो चीज़ें साफ क्लियर हैं कि भाई आप खामोश रहो आपको रिलीफ मिलेगा, आप चुप रहो आपको रिलीफ मिलेगा। नून लीग के कुछ लोग जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, ख्वाजा आसिफ देख लें, उनको आज तक ना नैब ने पकड़ा, ना किसी ने पकड़ा, ना कोई उनको हाथ। मियां जावेद लतीफ़ पर आप क्यों हंसे थे? मियां जावेद लतीफ़ को तो बुलाया सर, मियां जावेद लतीफ़ जो है इसको तो बहुत पहले पकड़ा जाना चाहिए था, बड़ी देर कर दी नैब ने आते आते। इनकी तो जो दास्तानें हैं वो तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हैं। मेरा मतलब है कि जिस तरह से चेयरमैन नैब कहते हैं कि हमें तो पता करना पड़ेगा कि एक बंदा जो 10 साल पहले स्कूटर चलाया करता था आज वो उसके हवाई जहाज़ कैसे चल रहे हैं। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब जो हैं इनका भी तो 15 साल का खाता निकाल लें कि 15 साल पहले ये क्या थे, क्या किया करते थे, शेखुपुरा में कितने बड़े ये लैंडलॉर्ड थे, इनके दादा के पास, इनके वालिद साहब के पास कितने के मुरब्बे ज़मीन थी। अच्छा। और इन्होंने जो अपनी वालदा भाइयों रिश्तेदारों के नाम अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं वो कहाँ से आई हैं, कैसे बनाई हैं, कौन से ऐसे बिजनेस थे जिससे रातों रात ये अरबपति खरबपति हो गए। FIA में जाके इनकी इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं। इन्होंने तो जनाब इनके तो पेट्रोल पंप हैं, इनके तो CNG गैस पंप्स हैं, वो पंप्स जो कि जब सारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती थी, अच्छा, जब सारे पाकिस्तान में CNG पंप्स को बंद किया जाता था तो शेखुपुरा में इनके पंप्स खुले होते थे। इन्होंने अपने पंप्स में आज तक ना बिजली का बिल पे किया ना गैस का बिल पे किया। अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के तो गैस और बिजली के वो बिल देने हैं। जब वो गैस व बिजली वाले आते थे बिजली काटते थे, उनके डेरे पे जो लोग होते थे पंपों पे वो उनको वैसे ही गने दिखा के दौड़ा दिया करते थे। FIA ने इंक्वायरी स्टार्ट की, वो इंक्वायरी इन्होंने बंद कर दी। आधे शेखुपुरे पर इनका कब्जा हुआ है। नैब एवं तो नहीं इंक्वायरी कर रही, नैब बेवकूफ तो नहीं है, और लोगों को क्यों नहीं बुलाती? तो सर बड़ी चले, अच्छा देर आए दुरुस्त आए। बिलावल वाला मामला MQM को अब मना लेंगे एक दफा, फिर जहांगीर तरीन साहब का जादू चलेगा, फिर वही जहाज पर जाएंगे और इनको मना कर आ जाएंगे MQM को। सर आपको पता है कि जहांगीर तरीन इसी चीज के तो मास्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर एक करप्ट आदमी को बिठाया हुआ है तो कोई ना कोई तो उसकी यूटिलिटी होगी। करप्ट आदमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको करप्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसऑनेस्ट कहा है, और मैं तो नहीं कह रहा, उनको नाअहल करके। हाँ बिल्कुल। तो वो उनको उनकी यूटिलिटी क्या है? इमरान खान जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा हुआ है, वो उनका सोशल मीडिया सेल चला रहे हैं। उनको 250 अरब रुपए का माशाल्लाह से एग्रीकल्चर पैकेज भी उसकी भी सुपरविजन उनको दी हुई है। वैसे ये भी बिल्ली को दूध की रखवाली पे रखा हुआ है। नहीं यार ऐसे ना करें कोई, वो सर मैं सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड है, वो मैं तो नहीं कह रहा, नाअहली हो गई ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। हाँ तो नाअहली हो गई, या सुप्रीम कोर्ट कहता कि जो इन्होंने कहा है इसके बाद इनसे ये निकलवाया जाए, इतना जुर्माना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया फिर आप पूरा माने ना। आप नाअहली तक मान जाते हैं कि हाँ जी उसकी नाअहली हो गई, फिर आप पता नहीं क्या चाहते हैं कि उनको सूली पे लटका दें। क्या सूली पे तो ना लटकाएं उनको मेरा मतलब है बिल्कुल उनको खजाने का, जब एक बंदा एक सुप्रीम कोर्ट एक बंदे को करप्ट कह रही है और नाअहल कर दिया तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसको बना दे, के खजाने को वो चलाए। इनकी जेब में नहीं जाना। वो 280 अरब रुपया जो ज़राअत के लिए है इमरजेंसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्यों नाअहल किया? सर इसलिए कि उन्होंने कागजात में छुपाया था, बच्चों के नाम जो चीज थी वो असल में नहीं की थी, उन्होंने कहा जी बच्चों की है। वो कैसे बनाई? बाहर फ्लैट सर उस पर छुपाने पे हुई है, जाहिर है पैसे से बनाई। और पैसा कहां से आया, क्यों छुपाया गया? सर टैक्स से बचने के लिए। और क्या टैक्स से बचने के लिए? और इसके अलावा ये कि आपकी पक्की इतला है कि इसके अलावा और कोई 2 नंबरी नहीं थी। वो पुरानी बहुत सी कहानी है सर, मैं उन पे नहीं जाता। जो उनके पास वो सारे गुण और हुनर हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था MQM किसी सूरत पे पार्टी के पास नहीं जाएगी, पे पार्टी के लिए के पास MQM को देने के लिए कुछ नहीं है। MQM जो है फंड्स का इजरा हो जाएगा सर। MQM का बेसिक वो 75 अरब रुपया जो पिछले इमरान खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है कराची पैकेज के लिए,
वो कब रिलीज होगा, फिर वो पार्टी को भी दिया जाएगा। इंतजार कर रही है, एमक्यूएम भी उस पैसे पर नजर रखकर बैठी हुई है, फिर पार्टी भी और पीटीआई भी। तो हिस्सा बकदर जुस्सा 75 अरब रुपए में से सबको मिलेगा, लेकिन मुझे डर है कि कराची के अवाम को शायद कुछ ना मिले, और बस यही दुख है। नहीं खैरल साहब, अब वक्त बदल नहीं गया, अब ऐसे नहीं हो सकता कि आपको फंड हम मरीख में चले गए सर। नहीं बाबर साहब, आज तो आप लाजवाब कह रहे हैं, मगर बात यह है कि इमरान खान साहब जा जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरिट का ख्याल रखना है, 1 रुपया इधर से उधर ना हो। हाँ। तो पहली बात इसीलिए वो खर्च नहीं हो रहे पैसे। एक तरफ आप ये कहते हैं वही मेरिट जो बीआरटी के हवाले से था, वही मेरिट जो है उसका सख्ती से अमल करना है। उसकी जब होगी, अच्छा मामला 75 अरब का वो होगी, कब होगी सर? उसने हटेगा, वो एफआईए तहकीकात करेगी, फिर होगा। अभी तक तो बन ही जाए तो अच्छा, कराची पैकेज का जो 75 अरब का मामला है ना, अब ये मरोड़ क्यों उठते हैं? कभी तो सईद गनी साहब कहते हैं जी हमें पैसे दिए जाएं, हमें हुकूमत पैसे नहीं देती जो वादा किया है। कभी उनके सीएम कहते हैं जी हमें वादा किया कि वो पैसे दिए जाएं। कभी वो मेयर जो कराची है वसीम अख्तर साहब, वो कहते हैं हमें पैसे दिए जाएं। अब मसला ये नहीं है कि अवाम की फलाह बहबूद वाला, मसला ये है कि वो जो पिछली जो सप्लाई लाइन है वो इमरान खान साहब ने काट दी। जो सारा पैसा था लूट मार, जो टैक्स पेयर का पैसा था, वो ओमनी ग्रुप के जरिए जो अगर वो पैसा जाली अकाउंट्स का पैसा लेकर कि जी वो बेनामी है, वो तो सारा कराची पे लगा दिया जाए, वो नहीं ठीक। वो पैसा तो लेना नीचे लेकर पैसा, वो तो जाली अकाउंट्स में ये कहते हैं ना जी, जाली तो फलूदे वाले के पूछे जाके, जरदारी साहब ने कहा पैसा कराची में तो नहीं, उसने मेरे अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर आ गया, लेकिन वो तो दुबई चला गया, बाहर चला गया, वो तो घूम रहा है ना, इधर घूम के चला गया, आ गया गायब हो गया। आज तक पैसा निकला है, किसका निकला है? अभी तक सिर्फ बातों में निकला है। अच्छा जी, एक और बात, जो इदारों की बात की जाती है, सरकारी इदारे जिस तरह स्टील मिल, वापडा और दीगर इदारे हैं जो अरबों रुपया साल का जिनमें नुकसान होता है, उनमें एक पीआईए भी है। उसका हाल आपको सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। अभी ब्रेक के दौरान, बल्कि अभी भी आप स्क्रीन पर देखें तो आप देख सकेंगे कि इलेक्ट्रिक की तरफ से 4 रुपये 38 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है, लेकिन नेपरा जो मंजूरी देता है उसकी तरफ से एक हमदर्दी का इजहार भी है। उन्होंने कहा कि 106 अरब रुपए का इजाफी बोझ लोगों पर पड़ेगा। जब ये बोझ की बात हो रही है तो साथ अच्छी खबर ये भी मैंने देख ली कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब खुशखबरियों का साल होगा और 2020, और कई बड़े मंसूबे हुकूमत अवामी बड़े मंसूबे शुरू करने जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें हमें सामने रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीआईए की। ये जो खरल साहब पीआईए है या इस जैसे दीगर इदारे हैं, इनका कोई 500 से 700 अरब रुपया सालाना अवाम का इन पर खर्च हो जाता है। वहाँ हाल ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास जाली डिग्रियाँ हैं, और मैं इस चीज़ का खुद ज़ाती गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि गुज़श्ता हुकूमतों में किस तरह इन इदारों में भर्तियां की गई, और बड़े फख्र से कहा जाता है जी हमने लोगों को मुलाजमतें दी, 500 मुलाजिम अपने हल्के का भर्ती करा दिए, 1000 बंदा भर्ती करा दिया हमने। वो फिर कहते हैं हमने तो लोगों को नौकरियां दी हैं, और उसके बाद हाल देख लें आप कि जी बस तू डिग्री या लाया किधरों भी तेनू भर्ती कर देने बेटा। वो भर्ती हो जाता है और फिर उसने काम वहां भी कर रहा है, कहीं और भी कर रहा है, स्टील मिल दीगर जगहों पर, और भट्टा बैठ गया सारा। उसामा साहब, जो बात आपने की है ना सियासी, और आपने जो वोटर सपोर्टर या लोगों को ब्राइब के तौर पर पीआई में भर्ती किया गया, और यही वजह है कि कोई एयरलाइन, अब देखिए एयर ब्लू देख लें, जितनी भी एयरलाइन है, बाकी सरीन एयरलाइन देख लें, क्या वो खसारे में जा रही हैं? हुकूमत की एक एयरलाइन है जिसकी ने दुनिया की बड़ी बड़ी जो एयरलाइन है वो खड़ी की। इस एयरलाइन जिसके ऊपर सिंगापुर में ख्याल और भी 2-3 सऊदी एयरलाइन, इस तरह की बहुत सारी एयरलाइन जो है बाकायदा ये पूरी दुनिया के अंदर एमिरेट्स थी, कतर एयरलाइंस। अब मामला ये है कि यहाँ पे कोई मनसूबाबंदी तो है नहीं, ये हुकूमत नहीं, सारी हुकूमतों ने ये किया। पीपल्स पार्टी कह रही है कि डिग्रियां इनकी सारों की, पीपल्स पार्टी तो आज तक चेक नहीं हो रही ना, वो तो जाली डिग्री वाला मामला चल ही रहा है। पीपल्स पार्टी की आई तो उन्होंने एक तंजीम बना के यूनियन पीपल्स यूनिटी, इधर जनाब वो एयर लीग जो इनकी तंजीम है, कोई नून लीग वालों की। आम अगर एवरेज देखा जाए तो जहाज़ के ऊपर मैक्सिमम जो उसका स्टाफ होता है पर जहाज़ जो है वो होता है 250। हमारा माशाल्लाह पीआईए जो है उसके एक जहाज़ के ऊपर अगर कैलकुलेट करें, जो पूरी ओवरऑल जो टोटल है उसको डिवाइड करें उन जहाज़ों की तादाद के ऊपर,
तो वो 50, 500, 550 के करीब बन जाता है। सही। यानी आप अब देखिए, आप जाते हैं जब भी सफ़र, मैं तो करता हूँ ज़्यादा, मैं प्रेफर करता हूँ PIA को, अगर टाइम के हिसाब से कोशिश करता हूँ। मैंने कभी देखा, जब भी पूछे 2 दिन पहले तो कहते 1 घंटा पहले, 4 घंटे पहले भी वो कहते हैं 1 टिकट है, ये 2 टिकट है। हाँ जी, जहाज हमेशा मैंने पैक देखा है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि एयर ब्लू तो प्रॉफिट में जाती है, सरीन तो प्रॉफिट में जाती है, लेकिन PIA के सारे में जाती है। स्टील मिल जो दुनिया की एक बहुत बड़ी एक एम्पायर और स्टेट, और रशिया जिस तरह उस वो मुशर्रफ के दौर तक तो अरबों रुपए के मुनाफे पे थी, फिर उसके बाद एकदम खसारे में कैसे चलेगी। मैं एक रेलवे मिला एक अब टिकट के लिए आपको लाइनें लगानी पड़ती हैं। अच्छा, मैं एक दफा एक साहब से मिला जिनके पास ठेका था PIA को खुराक, वो जो भी खाना वगैरह दिया जाता है वहां जहाजों में, उनके पास ठेका था। उनके पास जितनी दौलत थी, मैं हैरान हो गया। तो इतना पैसा सिर्फ PIA को खाना आप देने से मैं हैरान कैटरिंग हो गया। वैन्स की बात कर रहे हैं। जब शाहिद खान अब्बासी साहब कंक्लूड इंटरेस्ट देखे, जब वो वजीर आजम थे तो एयर ब्लू के जहाज चूंकि कम है, तो कैटरिंग जो उनकी वैन्स थी उन्होंने 10 लाख रुपया पर मंथ, यानी उन्होंने कहा अपने जहाजों को तो वो कैटरिंग गर्म खाना रखने के लिए जहाज तक ले जाने के लिए उनको लगा देना चाहिए था ना। उन्होंने PIA का 2 हेड। अच्छा, वैन बाबर थी साहब, उन्होंने, उसामा तो वो साहब, 20 लाख उसामा रुपया साहब, उन्होंने भी PIA के ऊपर किराया डाल दिया। बोल मुझे एक बात बताएं कि ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इनके जो जाती कारोबार हैं, कभी उसमें आज तक लॉस हुआ है? 1 रुपए का ये लॉस बर्दाश्त नहीं करते, और ये चीजें मल्टीप्लाई करते हैं कि इस साल 1 करोड़ हुआ है तो अगले साल 10 करोड़ रुपया कैसे कमाना है। बिल्कुल ये पहले से मनसूबाबंदी होती है। वही मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर ले ले, जहांगीर तरीन साहब जो हैं, ये इनके नीचे जितने डिपार्टमेंट्स आए हैं, माजी में जो रहे हैं, अभी भी जितने फेडरल मिनिस्टर हैं, जितने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, अपने कारोबार तो इनके सारे दिन दुगनी रात क्यों नहीं होंगे डॉक्टर चक्कर साहब? कर रहे हैं। जब और जहां पर सरकारी देखेगा, दरों की बात आती है वो तबाह कर दिए जाते हैं। अपने ये जो जितने मैं हैरान हूं, ये मेरिट की बात, ये जितने जाली डिग्रियों वाले वहां पर भर्ती हुए हैं, ये कहीं ना कहीं तो मेरिट वायलेट हुआ है, कहीं ना कहीं तो मेरिट से बरस भर्तियां की गई हैं। ये मनपसंद अफराद जो थे, पैसे ले लेके इनको वहां पर भर्ती किया गया, चाहे वो पे पार्टी हो चाहे नून लीग हो, इन्हीं लोगों ने ये किया है ना। और अंधाधुंध यहाँ पर भर्तियां की, पैसे लेकर, ये भी नहीं चेक किया कि डिग्री असली है जाली है, और उसके बाद जाली आजाद कश्मीर से उनकी डिग्रियां बनवा ली गई हैं। उसामा साहब, इनको ये खुदा का खौफ करें, ये जो बाहर अरबों रुपए के बिजनेस हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहे। ये अब आप अगर KPK की सिर्फ देख लें या वहां पे समाज में देख ले, KPK में देख ले, अरबों रुपए का, ये करोड़ों रुपए का पत्थर कीमती जो है वो माशाल्लाह ठेका है जहांगीर तरीन साहब ग्रेनाइट। अब बोला पर स्क्वायर फुट कितने का है, तो वहां पे खजाने में जाएगा। वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और कल का शो देखना ना भूलिएगा, कल का शो भी बहुत स्पेशल शो है। अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।